बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरवाफियत से होंगे। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी पार्ट 21। जरगाम के कत्ल की खबर काहिरा के अलावा दूर दूर तक पहुंच गई थी। जरगाम में यकीनन कोई ऐसा ऐब ज़रूर था जिसकी वजह से लोग उससे मुतनफ़िर थे। शहर में जरगाम की मौत का जश्न मनाया जा रहा था और मलिक शावर के नारे लग रहे थे। असल हालात से सब वाकिफ हो गए थे। उन्हें मालूम था कि साबिक वज़ीर आज़म शामी लश्कर के साथ आया है। शामी लश्कर की भी उनके दिल में इज्जत और तौक़ीर पैदा हो गई थी। वो जानते थे कि अगर शामी लश्कर मलिक शावर की मदद ना करता तो जरगाम से उन्हें निजात ना मिल सकती थी। उसी शब मलिक शावर जो काहिरा से मुंह छुपाकर भागा था, वो हज़ारों लाखों के जलूस के साथ दारुल वज़ारत जा रहा था। उसके आगे शामी लश्कर के 50 सवार सलाहुद्दीन की कमान में चल रहे थे। एक खुली गाड़ी में मलिक शावर, आमिर गरबी और कासिमुल हुसैन सवार थे। ख़वातीन दूसरी बंद गाड़ी में थी। खुदा ही इज्जत देता है और खुदा ही जिल्लत देता है। मलिक शावर उस आयत का नमूना और मिसाल बना हुआ था। जिस कदर जिल्लत से वो काहिरा से निकाला गया था, उस वक्त उतनी ही इज्जत से उसका जलूस दारुल वज़ारत की तरफ जा रहा था। मशहूर माकूला है कि किस्मत बदलते देर नहीं लगती। जरगाम के मरने से मलिक शावर के ऐसे दिन बदले कि मिस्र की वो फौज जिसने उसके बेटे को कत्ल किया था और मलिक शावर को मुल्क बदर होने पर मजबूर कर दिया था, वही फौज उस वक्त दारुल वज़ारत के सामने सफ़े बांधे उसके इस्तकबाल के लिए खड़ी थी। मिस्र का मजहूल फातमी खलीफा जिसने मलिक शावर के फरार के बाद कलमदाने वज़ारत जरगाम के हवाले कर दिया था, उसका हाजिब खास जो उसके महल का दारोगा था, वो भी दारुल वज़ारत की सीढ़ियों पर दस्तबस्ता वज़ीर आज़म को मुबारकबाद देने खड़ा था। दारुल वज़ारत के वो तमाम मुलाजमीन जिन्होंने मलिक शावर से आंखें फेर ली थी, हाजिरी के लिए मौजूद थे, लेकिन खौफ और अपने बुरे अंजाम से कांप रहे थे। कसरे वज़ारत के सामने जलूस पहुंचा तो मिस्री फौज ने चाहा कि वज़ीर आज़म की गाड़ी को अपनी हिफाजत में लेकर महल की सीढ़ियों तक पहुंचाएं, मगर सलाहुद्दीन ने तलवार खींच के सर से बुलंद कर ली। उसके फौजी दस्ते ने उसकी तायद में अपनी अपनी तलवारें भी निकाल लीं। मिस्री सिपह सालार घोड़ा बढ़ाकर सलाहुद्दीन के करीब आया। फातेह सरदार, हमें इजाज़त दीजिए कि हम अपने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल कर सकें। तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं पहचानता, सलाहुद्दीन ने रौबदार आवाज़ में कहा। मैं मिस्री फौज का सिपह सालार हूं। मिस्री सिपह सालार ने घुटी आवाज में जवाब दिया। सलाहुद्दीन ने उसे तेज नजरों से देखा। अगर तुम अपने आप को मिस्री फौज का सिपह सालार कहते हो तो गौर से सुनो, मिस्री फौज के 2 सिपह सालार नासिरुद्दीन और फखरुद्दीन शामी फौज की कैद में हैं। अगर तुम तीसरे सालार हो तो तुम्हारी फौज शिकस्त खा चुकी है और तुम एक शिकस्त खोरदा लश्कर से ताल्लुक रखते हो। तुम वजारत माब के गद्दार और बागी हो। जब तक तुम्हारे वजारत माब तुम्हें माफ नहीं करते, उस वक्त तक तुम्हें कोई इज्जत नहीं दी जा सकती। मिस्री सालार सलाहुद्दीन का मुंह देख कर रह गया और चुपचाप वापस हो गया। वजीर आजम की सवारी कसरे वजारत, जिसका सरकारी नाम दारुल वजारत था, पर पहुंच चुकी थी। सलाहुद्दीन के इशारे पर उसके सवारों ने गाड़ी से ऊपर सीढ़ियों तक दोनों तरफ कतारें बांध ली थी। सीढ़ियों के नीचे सिर्फ सलाहुद्दीन वजीर आजम के इस्तकबाल के लिए खड़ा था। मलिक शावर गाड़ी से उतरा और उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाई। मिस्री फौज सफ़े बांधे खड़ी थी। उनका सिपह सालार, जिसे सलाहुद्दीन ने डांट के भगा दिया था, तो तेजी से वजीर आजम की तरफ बढ़ा। वजीर आजम ने सख्त लहजे में कहा, तुम कौन हो और तुमने आगे बढ़ने की जुर्रत किस तरह की? सिपह सालार ठिठक के खड़ा हो गया। वजारत माब, मैं आपका गुलाम मिस्री फौज का सिपह सालार हूं। सिपह सालार मिस्री फौज के? मलिक शावर ने जहरखंद किया। फिर सलाहुद्दीन से कहा, शामी सरदार, मैं इस शख्स को माजूल करता हूं, आप इसे गिरफ्तार कर लीजिए। सलाहुद्दीन ने एक सिपाही को इशारा किया। उसने आगे बढ़ के सालार की कमर से तलवार खोल ली और उसे एक तरफ खड़ा कर दिया। मलिक शावर सीढ़ियां चढ़ने लगा तो हरीम खिलाफत का हाजिब सामने आ गया। मलिक शावर ने पूछा, तुम्हारे खलीफा का क्या पैगाम है? खलीफा के हाजिब को नागवार गुजरा होगा, लेकिन सलाहुद्दीन को भी मलिक शावर का यह अंदाज पसंद न आया। उसके अंदाज में रऊनत और गरूर था। हाजिब ने जवाब दिया, आकाए मोहतरम, खिलाफत माब ने हरीम खिलाफत को शर्फ बख्शने का इरशाद फरमाया है। खिलाफत माब का शुक्रिया अदा करने के बाद अर्ज किया जाए कि खजाना बिल्कुल खाली है। जवाहिरात की एक तफसील भिजवाई जाए ताकि मामूलात को बरकरार रखा जा सके। ये कहता हुआ मलिक शावर ऊपर चला गया। वहां दारुल वजारत के तमाम अहलकार मौजूद थे।
मलिक शावर के लिए एक मुरस्सा कुर्सी रखी गई थी। कुर्सी पर बैठ के उसने अहकाम जारी किए। ख्वाबगाह के तमाम सामान को तब्दील कर दिया जाए। दोनों कदीम हाजी माजूल किए जाते हैं। मतबख के तमाम अजनास को ज़ाया कर दिया जाए। मशरूबात फेंक दिए जाएं। दारोगा मतबख को बर्खास्त किया जाता है। उस वक्त मलिक शावर का एक पुराना मुहाफिज सामने आया और उसने झुक के सलाम किया और कहा, वजारत माब, मुझे कुछ देर पहले कैद से छोड़ा गया है। तुम शायद हमारे मुहाफिज दस्ते में थे। मलिक शावर ने उसे पहचान लिया। जी वजारत माब, मैं रुखसत पर अपने गांव गया हुआ था। वहां से वापस आया तो नई वजारत ने मुझे गिरफ्तार करके कैद कर दिया। दारोगा जिंदान को बर्खास्त किया जाता है। तमाम कैदियों को रिहा कर दिया जाए। तुम आज से हमारे हाजिम मुकर्रर किए जाते हो। ये वजीर आजम के नए अहकामात थे। वजीर आजम अकड़ता हुआ मुलाजिमों और गुलामों के साथ दारुल वजारत के अंदर चला गया। उसके कदम इस तरह उठ रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं और सब कुछ पहले ही जैसा है। उस पर इक्तदार का ऐसा नशा सवार हुआ कि वो अपने अहले खाना को भी भूल गया। सलाहुद्दीन उसकी हर बात को बड़े गौर से देख रहा था। जब थोड़ी देर तक मलिक शावर बाहर नहीं आया तो उसने दारुल वजारत के मुलाजमीन को हुक्म दिया कि वो खवातीन को बंद गाड़ी से उतरवा कर अंदर ले जाएं। सलाहुद्दीन तो मलिक शावर के अंदाज और तौर तरीका देख रहा था और आमिर गरबी सलाहुद्दीन के अंदाज देख रहा था। उन दोनों की उम्रें तकरीबन बराबर थी। सलाहुद्दीन हुक्म दे चुका तो आमिर गरबी उसके पास गया। शामी सरदार, मेरा नाम आमिर गरबी है। मैं वजीर आजम मलिक शावर का बिरादर निस्बती हूँ। आमिर गरबी ने अपना तारुफ कराया। सलाहुद्दीन ने दोस्ताना लहजे में कहा, मैं वजीर आजम के भाई से मिलकर खुश हुआ हूँ। यह भी अच्छा हुआ कि आपसे मुलाकात हो गई, वरना मुझे जरा जरा सी बात के लिए घंटों वजीर आजम के हुक्म का इंतजार करना पड़ता। आमिर ने मलिक शावर की बेपरवाही को छुपाने के लिए बात बनाई। भाईजान ने बड़े सदमात उठाए हैं, इसलिए अभी तक उनके होश ठिकाने नहीं। आप मुझे अपना खादिम समझिए और जो जरूरत हो बिला तकल्लुफ फरमाया कीजिए, मैं फौरन तामील करूंगा। फिलहाल आप इतनी मेहरबानी कीजिए कि मेरे सवारों के कयाम का बंदोबस्त कराइए। ताहम हमें कोई इल्म नहीं कि यहाँ हमें कितने रोज ठहरना पड़ेगा। सलाहुद्दीन ने बड़े मुहज्जब तरीके से अपनी फौरी जरूरत बयान कर दी। आमिर सलाहुद्दीन को एक कमरे में ले गया। यह शाही मेहमान खाना है। इस मेहमान खाने को कसरे खिलाफत के साथ होना चाहिए, लेकिन हमारे खलीफा एक दरवेश सिफत इंसान है। दुनियावी मामलात में वो कतई दखल नहीं देते। तमाम कारोबार सल्तनत की जिम्मेदारी वजीर आजम के सपुर्द है। मुल्क या बाहर से आने वाले मुलाकातियों से भी खलीफा मुअज्जम मुलाकात नहीं फरमाते। वजीर आजम ही उनकी नियाबत करते हैं, इसलिए उनके क़याम ताम का इंतजाम भी हरीम खिलाफत की बजाय दारुल वजारत में किया जाता है। सलाहुद्दीन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हमें मालूम है आमिर, खिलाफत माब सिवाय त्यौहारों के आम दिनों में आवाम को दीदार भी नहीं कराते, किसी मुआहदे पर दस्तखत भी नहीं फरमाते। उन्हें एक मामूली गुलाम को मुलाजिम रखने या बर्खास्त करने की फुर्सत नहीं। उनके हुक्म से ना वजीर आजम मुकर्रर होता है और ना माजूल किया जाता है। आखिर वो खलीफा हैं, उन्हें इन मामूली काम करने की क्या जरूरत है। आमिर गरबी ने सलाहुद्दीन पर वजीर आजम का रोब डालने की कोशिश की थी, लेकिन उसने फातमी खिलाफत की धज्जियां उधेड़ कर रख दी थी। सलाहुद्दीन ने फातमी खलीफा की जिन कमजोरियों की तरफ इशारा किया था, वो वही कमजोरियां बगदाद के अब्बासी खलीफाओं में भी पाई जाती थी। इसका मतलब यह नहीं कि अब्बासी खलीफा हमेशा से ही ऐसे कमजोर थे। दमिश्क के उम्मीदवार बगदाद के अब्बासी खलीफा ने अपने दौरे अरूज में जमीन और आसमान के कुलाबे मिला दिए थे। खानदान उमैया का खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक दुनियाए इस्लाम का वो दरखशां सितारा था, जिसके दौरे खिलाफत में हजाज बिन यूसुफ जैसी मुतनाज़ शख्सियत इराक का गवर्नर हुई। उस गवर्नर के 4 गुलाम इस्लाम के 4 जबरदस्त सिपह सालार हुए, जिन्होंने शुमाल, जनूब, मशरिक और मगरिब को खंगाल डाला। हजाज बिन यूसुफ, जिसकी गर्दन पर कई हजार जय्यद उलमाए दीन की गर्दन जदनी का इल्जाम है, उसी हजाज बिन यूसुफ का एक गुलाम मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने सिंध की सरजमीन पर इस्लाम की शम्मा रोशन की, जिसकी रोशनी से मुल्तान तक का इलाका जगमगा उठा। हजाज बिन यूसुफ ही का दूसरा गुलाम कुतैबा बिन मुस्लिम था, जो इस्लाम का परचम लिए चीन की सरहद तक पहुंच गया था। और इसी हजाज बिन यूसुफ के 2 गुलामों मूसा बिन नुसैर और तारिक बिन जियाद को यह एजाज हासिल है। उन्होंने शुमाली अफ्रीका का तमाम इलाका अपने घोड़े की टापों से रौंद के रख दिया। यही नहीं बल्कि एशिया से निकल के सरजमीन यूरोप पर कदम रखा और स्पेन के शहंशाह रॉड्रिक को मैदान जंग में शिकस्त देकर स्पेन में एक ऐसी सल्तनत की बुनियाद रखी जिसने 800 साल तक पूरे यूरोप को दहलाए रखा। अलिफ लैला के शहजादे हारून रशीद, मामून रशीद और खानदान बरामका के वजीरों के हालात आज तक दास्तानों के उन्वान बने हुए हैं।
लेकिन जब उन्होंने रास्ते का रास्ता छोड़ा और खुदा और रसूल को भूल के गरूर और तकब्बुर में गिरफ्तार हुए, तो चाहे वो बगदाद के उमवी और अब्बासी हों या मिस्र के फातमी खलीफा, सब कारे मजल्लत में गिर के बर्बाद हो गए। मलिक शावर ने दारुल वजारत पर काबिज होते ही अपने कदम मजबूत करना शुरू कर दिए। उसके इर्द गिर्द वही पुराने अमीरों वजीर थे जो उसके पहले दौर में उसका दम भरते थे, और जरगाम की बगावत के वक्त मलिक शावर से नजरें फेर कर नए वजीर आजम के वफादार हो गए। और अब जबकि जरगाम मारा जा चुका था तो वो बेगैरत एक बार फिर मलिक शावर के गिर्द जमा हो गए थे। ऐसे अमीरों वजीर इब्नुल वक्त और मुनाफिक कहलाते थे, लेकिन ये इस कदर ताकतवर होते थे कि हर हुक्मरान उन्हें अपने साथ मिलाने पर मजबूर होता था। मलिक शावर को उमराए बरकिया का फिर सरदार आला मुंतखब कर लिया गया था। खलीफा आजिद ने उसे पहले ही दिन मुबारकबाद के साथ साथ हरीम खिलाफत में आने की दावत दी थी ताकि तजदीद ताल्लुकात की रस्म अदा की जा सके। इधर सलाहुद्दीन अयूबी और आमिर गरबी में गहरी छन रही थी। आमिर गरबी ने सलाहुद्दीन अयूबी को पाकर कासिमुल हुसैन से आंखें फेर ली थी। कासिमुल हुसैन ने अपनी पिछली खिदमात का हवाला देकर मलिक शावर से मजाफात में एक मामूली जागीर हासिल की थी और वहीं का हो गया था। सलाहुद्दीन के लिए आमिर गरबी की दोस्ती गनीमत थी। आमिर उसका हम उम्र और मुहज्जब जवान था, फिर यह कि वह मलिक शावर का बिरादर निस्बती भी था, और सलाहुद्दीन रोज़े अव्वल ही से मलिक शावर के तौर तरीकों से मुतमईन न था और उसे किसी ऐसे शख्स की तलाश थी जो उसे मलिक शावर के पूरे खानदानी पस मंजर से आगाह कर सके। सलाहुद्दीन को आमिर में कुछ खूबियां नजर आई थी जिनकी वजह से सलाहुद्दीन ने उसका ज्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया था। सलाहुद्दीन और आमिर गरबी के मरासिम इस कदर गहरे हो गए थे कि आमिर ने अपने जाती मामलात में सलाहुद्दीन को राजदार बना लिया था। उसने अपने और जरताज के ताल्लुकात की तफसील से सलाहुद्दीन को आगाह कर दिया था। सलाहुद्दीन को यह खुशखबरी भी सुना दी थी कि अगले महीने उसकी और जरताज की शादी हो जाएगी। एक हफ्ते की बजाय 2 हफ्ते गुजर गए तो एक दिन सलाहुद्दीन ने पूछ ही लिया, आमिर तुम्हारे सहरे के फूल कब खिलेंगे? सलाहुद्दीन ने मुस्कुरा के सवाल किया था, लेकिन आमिर उस सवाल से अफसुर्दा हो गया। सलाहुद्दीन फिक्रमंद हुआ। उसने नरमी से कहा, आमिर मुझे अफसोस है कि मेरे सवाल से तुम अफसुर्दा हो गए। यकीनन कोई बात ऐसी है जो तुम बताना नहीं चाहते। मैं तुम पर जोर भी नहीं दूंगा, लेकिन यह जरूर है कि इस सिलसिले में अगर मैं तुम्हारे काम आ सकूं तो मुझे खुशी होगी। सलाहुद्दीन की उस पुरखलूस तसल्ली से आमिर के आंसू उछल पड़े। शामी सरदार, मेरी तकदीर ही खराब है। मैंने भाई जान के साथ रह के अपना मुस्तकबिल तबाह कर लिया। मेरी बाजी ने जरताज को मेरे लिए बहुत पहले मांगा था और शावर भाई जान ने भी मंजूर कर लिया था, लेकिन जब वो पहली मर्तबा वजीर आजम हुए थे तो उन्होंने हम लोगों से बिल्कुल आंखें फेर ली थी। यहाँ तक कि अपनी 2 बेटियों और बीवी को उन्होंने एक दिन के लिए भी दारुल वजारत नहीं बुलवाया। मैं सबको लेकर सईद से काहिरा पहुंचा तो हुक्म हुआ कि दारुल वजारत में खतरा है। हमें एक अमीर आदमी की हवेली पर कयाम का हुक्म दिया गया। फिर भाईजान के दिन बिगड़े और भाईजान को जरगाम के खौफ से भागकर दमिश्क जाना पड़ा। हम फिर दर बदर हुए। बाजी और बच्चियां सईद वापस हो गईं और वहां इंतहाई मसाइब के दिन गुजारे। अब हमारे दिन पलटे तो एक बार फिर हम सब इकट्ठे हुए तो अब भाईजान का दिमाग पलट गया है। सलाहुद्दीन को आमिर की दुख भरी कहानी से अफसोस हुआ। उसने दरियाफ्त किया, तुम्हारे भाईजान अब कहते क्या हैं? वो क्या चाहते हैं? आमिर ने दुख भरे लहजे में बताया, असल बात क्या है इसका सही तौर पर पता नहीं चल सका और ना भाईजान खुल के बताते हैं, लेकिन एक जरिए से मालूम हुआ है कि भाईजान जरताज का रिश्ता मुझसे नहीं करना चाहते। अच्छा। सलाहुद्दीन को ताज्जुब के साथ अफसोस भी हुआ। उनके इरादे बदलने की कोई वजह तो होगी, ये बात भी साफ नहीं हो सकी। आमिर ने बेबसी से कहा, शायद वो किसी अमीर बरकिया से जरताज का रिश्ता करना चाहते हैं। आमिर, ऐसी बातों पर यकीन नहीं किया जा सकता। सलाहुद्दीन ने उसे समझाया, तुम्हें यह मालूम करना चाहिए कि तुम्हारे इस शुबह में कहां तक सच्चाई है। इस सिलसिले में तुम्हारी हमशीरा बहुत मदद कर सकती है। आमिर ने ठंडी सांस लेके कहा, यह बात मुझे बाजी ही ने बताई है। उनसे उनकी एक कनीज ने कहा था। वो कनीज मर्दाना में आती जाती है। उसने ये बात भाईजान के एक गुलाम से सुनी थी। सलाहुद्दीन मुस्कुराया, भाई तुम्हारे इस मामले का इंकिशाफ सिलसिला दर सिलसिला तुम तक पहुंचा है, इसलिए काबिल यकीन नहीं। अभी इंतजार करो और देखो पर्दाए गैब से क्या ज़हूर में आता है। यूं मेरी हमदर्दियां तुम्हारे साथ हैं। तुम मुझे हर जायज़ ताउन के लिए हर वक्त आमादा पाओगे। आमिर की समझ में सलाहुद्दीन की यह बात नहीं आई। उसने पूछा, शामी सरदार, आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई। ताउन तो बेलाग होता है और उसमें कोई शर्त भी नहीं होती। सलाहुद्दीन ने वजाहत की,
इसे यूं समझो कि तुम या तुम्हारा कोई साथी ये समझे कि काहिरा में उसकी जिंदगी खतरे में है तो मैं उसे अपनी पनाह में लेकर फुस्तात भिजवा सकता हूं। यह मेरा जायज ताउन होगा। आमिर ने बेचैनी से पूछा, अगर मैं कहूं कि मेरे दोस्त जरताज की जान को काहिरा में खतरा है तो क्या आप उसे फुस्तात भिजवा सकेंगे? इंशाअल्लाह मैं अपना वादा पूरा करूंगा। सलाहुद्दीन ने बड़े एतमाद से जवाब दिया। अच्छा, अब फरमाइए कि नाजायज ताउन से आपकी क्या मुराद है? आमिर ने सवाल किया। सलाहुद्दीन ने उसके उस सवाल की वजाहत इस तरह की, अगर खुदा न खास्ता तुम जरताज को अगवा करके मेरे पास ले आओ और ये चाहो कि मैं तुम दोनों को फौजी पहरे में फुस्तात भिजवा दूं तो ऐसा हरगिज ना होगा। ये एक नाजायज ताउन होगा जिस पर मैं अमल नहीं कर सकता। अगवा ख्वाह मेरी महबूबा का ही क्यों ना हो, इस्लाम की नज़र में ये एक बड़ा गुनाह और अखलाकी जुर्म है। ठीक है, मैं समझ गया। ऐसे अखलाकी जुर्म की कभी कोशिश नहीं करूंगा और अगर मजबूरन ऐसा कदम उठाना पड़ा तो मैं आपके पास इस जुर्म के दाग के साथ नहीं आऊंगा। आमिर उसे यकीन दिलाकर चला गया। मलिक शावर के दिमाग में कुछ अजीब खन्नास घुसा हुआ था। जब तक वो मुसीबत में रहा उसका दिमाग ठीक रहता और जहां उसे तन आसानी मिलती उसका दिमाग अर्श पर पहुंच जाता। उसे दोबारा वजारत का ओहदा मिल गया था। मिस्र की वजारत दरअसल बादशाही थी। फातमी खलीफा का तो सिर्फ नाम ही था, असल करता धरता वजीर आजम ही होता था। लेकिन शायद वो अपनी फितरत से मजबूर था। इतनी मुसीबत उठाने के बाद भी उसे अकल ना आई थी। दारुल वजारत में बैठते ही उसकी अकल घूम गई और वो अपने आप को फिरौन समझने लगा। उसके गिर्द पुराने दुश्मन दोस्त बन के जमा हो गए थे। कुछ वफादार अमीर भी थे लेकिन चराग दूसरों ही का जलता था और वो उसे गलत मशवरे दे के तबाह करने की फिक्र में थे। उसके बीवी बच्चे और जरताज उसके साथ दारुल वजारत आए थे, लेकिन शायद ये दारुल वजारत के साथ या कदम कदम पर गुलामों और कनीजों के सलाम थे जिसने उसका दिमाग फेर दिया था। बीवी और दोनों बच्चियों को वो कतई भूल चुका था। दिन भर उमरा में घिरा रहता, रात इतनी देर से अंदर आता कि बच्चियां इंतजार करते करते सो गई होती। गरीब बीवी या जरताज दरवाजे पर नजरें जमाए बैठी रहती। मलिक शावर उन्हें इसी तरह जागते पाता, लेकिन एक बार भी उसने बीवी को झूठी तसल्ली भी ना दी थी। सुबह को देर से उठता और बगैर किसी से मिले या बात करे मर्दाना में चला जाता। बीवी ने एक दो बार जरताज और आमिर का जिक्र भी किया, लेकिन मलिक शावर ने बीवी को झिड़क दिया, जल्दी क्या है, जरताज बूढ़ी नहीं होवी जा रही। अब वो क्या बात करती और कैसे कहती कि जरताज वाकई बूढ़ी हो रही है। उसकी उम्र 24 साल हो गई थी और वो इस सहारे पर जवानी गुजार रही थी कि एक दिन उसकी शादी आमिर से होगी। लेकिन मलिक शावर ने ना खुद कभी उसका जिक्र किया और अगर उसके सामने बीवी ने हिम्मत करके बात शुरू की तो उसे वही टका सा जवाब मिल गया, जल्दी क्या है, जरताज बूढ़ी तो नहीं हुई जा रही है। फिर उस दिन तो हद हो गई जब मलिक शावर ने हुक्म दिया, आमिर से कह दिया जाए कि उसका सलाहुद्दीन से मिलना जुलना हमें पसंद नहीं। बीवी सुन के रह गई। आखिर उसने घुमा फिरा के आमिर से कह दिया। वो बेचारा भी चुप होकर रह गया। आमिर ने मलिक शावर के हुक्म पर पूरा अमल तो ना किया, लेकिन सलाहुद्दीन के पास आना जाना कम कर दिया। उस हुक्म की वजह जल्द ही उसकी समझ में आ गई। कुछ दिनों बाद उसे मालूम हुआ कि मलिक शावर ने जिन शराइत पर सुल्तान दमिश्क से फौजी मदद हासिल की थी उससे वो फिर गया है और अब शामी सिपह सालार से पीछा छुड़ाने की फिक्र में है। आमिर एक समझदार और दोस्तदार इंसान था। उसने महसूस किया कि मलिक शावर ने जो कदम उठाया है उससे शिरकों को नुकसान पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन दारुल वजारत में मुकीम सलाहुद्दीन और उसके 50 सवारों को किसी वक्त भी नुकसान पहुंच सकता है। बहनोई की रिश्तेदारी अलग चीज थी, लेकिन उस वक्त उसकी दोस्ती का सवाल था, इसलिए उसने सलाहुद्दीन को खबरदार करना जरूरी समझा।